हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जब भी हम पालतू जानवर के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले किस जानवर का ख्याल आता है? बताइए। आप में से ज़्यादातर दोस्त जवाब में कुत्ता ही कहेंगे, है या नहीं? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का इतिहास इतना पुराना और इंटरेस्टिंग है कि उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुत्ता वो पहला जानवर है जिसे इंसानों ने पालतू बनाया था, वो भी तब जब कृषि क्रांति भी नहीं हुई थी। हमारे पास कुत्ते को पालतू बनाए जाने के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो 15,000 वर्ष पहले के हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है ना? दोस्तों, इसे और डिटेल से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। दोस्तों, हजारों साल पहले मनुष्य समूह में रहना शुरू कर चुका था। उस समय कुत्तों का इस्तेमाल शिकार और लड़ाई के लिए और जंगली जानवरों और घुसपैठिए इंसानों के विरुद्ध चेतावनी की व्यवस्था के तौर पर किया जाता था। धीरे धीरे हमारी कई पीढ़ियां गुजरती गईं और गुजरने के साथ ही ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से संवाद करने के लिए साथ में विकसित भी होती गईं। अपने मानव साथियों की ज़रूरतों और भावनाओं के प्रति सर्वाधिक चौकस रहने वाले कुत्तों को अतिरिक्त संरक्षण और भोजन मिलता था, जिससे ये होता था कि उनके जीवन की भी संभावनाएं बढ़ जाती थीं। इसी के साथ साथ कुत्तों ने भी अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों को नियंत्रित करना भी सीख लिया था। 15,000 साल के लंबे संबंध ने मनुष्य और कुत्तों के बीच उससे ज़्यादा समझ विकसित की है जितनी मनुष्य और दूसरे प्राणियों के बीच विकसित हो सकती है। कभी कभी तो मरे हुए कुत्तों को इंसानों की तरह अनुष्ठान पूर्वक दफनाया जाता था। पहला पालतू जानवर उत्तरी इजराइल में पाया गया। यह एक 12,000 साल पुरानी कब्र जो कि किब्बुटीज मायन बराक म्यूजियम का है। इसमें एक पिल्ले के बगल में एक 50 साल की स्त्री का कंकाल रखा है। पिल्ले को स्त्री के सर के करीब दफनाया गया है। उसका बायां हाथ कुत्ते पर जिस तरह रखा हुआ है वह एक भावनात्मक रिश्ते की ओर इंगित करता है। निश्चित ही दूसरी संभावनाएं भी हो सकती हैं। मसलन हो सकता है कि यह पिल्ला अगली दुनिया के द्वारपाल के लिए एक सौगात हो। समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, जिंदगी भर दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे रहते थे। अकेलेपन के होने की संभावना बहुत कम थी। पड़ोसी समूह शायद संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और आपस में लड़ते भी थे, लेकिन उनके बीच दोस्ताना रिश्ते भी हुआ करते थे। वे सदस्यों का आदान प्रदान करते थे, साथ मिलकर शिकार करते थे, विलासिता की वस्तुओं का भी आदान प्रदान करते थे, धार्मिक त्योहार मनाते थे, बाहरी शक्तियों के खिलाफ एकजुट रहते थे। इसी तरह का आपसी सहयोग होमो सेपियंस की एक महत्वपूर्ण पहचान थी और वह उसे दूसरे मानव प्रजातियों से बेहतर बनाती थी। कभी कभी पड़ोसी समूहों के साथ ये रिश्ते इतने घनिष्ठ हो जाते थे कि वे आपस में मिलकर एक कबीला तैयार कर लेते थे और साझा भाषा, साझा मिथकों और साझी मान्यताओं तथा साझा मूल्यों को भी अपना लेते थे। तब भी हमें इस तरह के बाहरी संबंधों की तीव्रता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए।
भले ही संकट की घड़ियों में वे एकजुट हो जाते थे और भले ही वे समय समय पर शिकार करने लड़ने को इकट्ठा हो जाते थे, मिलजुल कर दावतें करते थे, तब भी अधिकतर लोग अपना अधिकांश वक्त छोटे समूहों में ही बिताते थे। व्यापारी लेन देन ज़्यादातर सीपियों, रत्नों और रंगों जैसी विलासितापूर्ण वस्तुओं तक सीमित था। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि लोग फलों और मांस जैसी प्रमुख चीज़ों का व्यापारिक लेन देन करते थे या एक समूह का अस्तित्व दूसरे समूह से चीज़ों के आयात करने पर निर्भर करता था। सामाजिक राजनीतिक समझ भी छिटपुट ही हुआ करती थी। प्रजाति स्थायी राजनीतिक तंत्र की भूमिका नहीं निभाती थी। एक औसत व्यक्ति अपने समूह से बाहर किसी व्यक्ति से मिलने या संपर्क किए बिना कई महीने गुजार देता होगा और समूची जिंदगी में उसका आमना सामना कुछ हजार से ज़्यादा मनुष्यों से नहीं हुआ होगा। सेपियंस की आबादी विशाल इलाकों में बहुत विरले ढंग से फैली हुई थी। कृषि क्रांति से पहले समूचे ग्रह के निवासी मनुष्यों की आबादी आज के कहीरा की आबादी से भी कम है। ज़्यादातर सेपियंस भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए सड़कों पर रहते थे। उनका आवागमन मौसमों की तब्दीली से, जानवरों के सालाना स्थानांतरण और वनस्पतियों की पैदावार के आवर्तनों से प्रभावित होता था। ज़्यादातर निवास स्थलों पर सेपियंस दल लचीले और अवसर के अनुकूल ढंग से अपना भोजन प्राप्त करते थे। वे दीमकें चुराते, बेरीज तोड़ते, कंदमूल खोदते, खरगोशों का पीछा करते, भारी हाथियों का शिकार करते। शिकारी मानव होने की लोकप्रिय छवि के बावजूद संग्रह करना सेपियंस की मुख्य गतिविधि थी। सेपियंस सिर्फ भोजन और दूसरी चीज़ों के खोज में ही नहीं भटकते थे, बल्कि वे ज्ञान की खोज में भी भटकते थे। जीवित बने रहने के लिए उन्हें अपने इलाके के विस्तृत मानसिक नक्शे की भी ज़रूरत थी। भोजन को अपनी रोज़मर्रा की खोज की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें हर पौधे की विकास प्रक्रियाओं और हर जानवर की आदतों को समझना भी ज़रूरी था। उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा भोजन पोषक है, किसे खाने से बीमार पड़ जाते हैं और किस तरह के खाने की दूसरी चीज़ों को इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए मौसम की गति को समझना और ये जानना भी ज़रूरी था कि आंधी, तूफान या सूखे की सूचना देने वाले संकेत क्या होते हैं। उन्होंने हर जल प्रवाह, हर अखरोट वृक्ष, भालू की हर गुफा और अपने आसपास जमा हर चकमक पत्थर का बारीकी से अध्ययन किया। इन बहुत सी योग्यताओं में पारंगत होने के लिए कई वर्षों का प्रशिक्षण और अभ्यास ज़रूरी होता था। एक औसत भोजन खोजी को अपने परिवेश के बारे में अपने आधुनिक वंशजों के मुकाबले कहीं ज़्यादा व्यापक, गहरी और विविध जानकारी होती थी। आज के औद्योगिक समाज में ज़्यादातर लोगों को जीवित बने रहने के लिए नैसर्गिक जगत के बारे में बहुत जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं होती। एक कंप्यूटर इंजीनियर, इंश्योरेंस एजेंट, इतिहास का अध्यापक या किसी फैक्ट्री में कामगार के रूप में जीवन चलाने वाले के लिए क्या जानना ज़्यादा ज़रूरी है? आपको अपने छोटे से उद्यम के बारे में भरपूर जानकारी होना भर ही ज़रूरी है, लेकिन जीवन की विलुप्त ज़रूरतों के संदर्भ में आप उन दूसरे विशेषज्ञों की मदद पर पूरी तरीके से निर्भर हैं, जिनका खुद का ज्ञान भी उनके अपने छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है। कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो मनुष्य प्राचीन समूह के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा जानता है,
लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर प्राचीन खोजी लोग इतिहास के सबसे ज़्यादा जानकार और दक्ष लोग हुआ करते थे। इस बात के कुछ साक्ष्य भी हैं कि भोजन खोजी युग के बाद से औसत सेपियंस के मस्तिष्क का आकार वास्तव में घटा है। उस युग में जीवित बने रहने के लिए हर किसी में उत्कृष्ट मानसिक दक्षताओं का होना बहुत ज़रूरी था। जब कृषि और उद्योग का आगमन हुआ तो लोग अपने जीवन के लिए दूसरों की विशेषज्ञता पर निर्भर होते गए और मंदबुद्धि लोगों के लिए नए अवसर खुलते गए। भोजन खोजी न सिर्फ अपने आसपास के जानवरों, वनस्पतियों और वस्तुओं की दुनिया के ज्ञान में पारंगत थे, बल्कि अपने शरीर और इंद्रियों की आंतरिक दुनिया के ज्ञान में भी निपुण थे। वे घास में हल्की सी सरसराहट सुनकर पता लगा लेते थे कि वे कोई सांप है या नहीं। वे फलों, मधुमक्खियों के छत्तों और पक्षियों के घोंसले का पता लगाने के लिए वृक्षों की पत्तियों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया करते थे और अत्यंत चुस्त और दक्ष तरीके से बैठना, चलना और दौड़ना जानते थे। शरीर का विविध और नियंत्रित इस्तेमाल उन्हें मैराथन धावकों जैसा तंदुरुस्त रखता था। उनके शरीर में ऐसा फुर्तीलापन होता था जैसा आज के लोग योग और ताई ची का वर्षों अभ्यास करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता की जीवन शैली अलग अलग इलाकों और मौसम के हिसाब से खासी भिन्न हुआ करती थी, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि भोजन खोजियों ने उनके पद चिन्हों पर चलने के बाद ही खेतिहरों, गड़ियरों, मजदूरों और ऑफिस क्लर्कों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आरामदेह और फलदायी जीवन शैली का आनंद उठाया था। तो दोस्तों, आज के मनुष्यों और हज़ारों साल पहले आए होमो सेपियंस के बारे में क्या अंतर है, हमसे वे किस प्रकार से अपने शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न थे, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, जिसमें आपको हमने बताया कि इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में अपना साथी बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी क्षमताओं को दिमागी, मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे विकसित किया, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ जाना है। इससे संबंधित और भी जानकारी हम अगले वीडियो में ज़रूर लाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए साथियों, जय भीम।